हेलो दोस्तों। 2022 निकल गया है और 2023 शुरू हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मेरी भगवान से प्रार्थना रहेगी कि आप लोग 2023 में सिलेक्शन लेके अपने माता पिता का नाम रोशन करें और अच्छे से तैयारी करें और सिलेक्शन लें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है कभी कम्पिटिशन एग्ज़ाम का, उनको बता दूं कि जो ये गुरुत्वाकर्षण वाला टॉपिक है इससे अक्सर एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनको तो पता ही होगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैसे किसी वस्तु को हम पृथ्वी से ऊंचाई पर ले जाएं या गहराई में ले जाएं तो उसके गुरुत्वीय त्वरण में कैसा परिवर्तन होगा, या किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं, हाँ, तो पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो उसका भार में क्या परिवर्तन होगा। या ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे कि किसी वस्तु को पृथ्वी के पोल्स पे ले जाएं या भूमध्य रेखा पे ले जाएं तो उसके भार में क्या होगा, कमी होगी कि बढ़ोतरी होगी। और आपको क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिले होंगे कि जो पेंडुलम होता है उसको हम चंद्रमा पर ले जाएं तो उसका जो टाइम पीरियड है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसको पृथ्वी के पोल्स पे ले जाएं उसका टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपके आज सब यहाँ पे मैं क्लियर कर दूंगा। मैं इस टॉपिक की जो है 2 पार्ट अपलोड करूँगा। जिस भी भाई ने अगर ये दोनों पार्ट मेरे देख लिए तो वादा करता हूँ कि उसके जो एग्जाम में गुरुत्वाकर्षण से वो वस्तु को कहीं भी उठाकर रख दे, चंद्रमा पे रख दे, पृथ्वी पे रख दे, पृथ्वी के पोल्स पे रख दे, आपके इस टॉपिक से तो क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। 2 पार्ट में इसके अपलोड करूंगा। तो जिस भी भाई ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। स्पेशली तो मैं एनपीसीआर की तैयारी करवा रहा हूँ, लेकिन ये जो टॉपिक है आपके ग्रेविटेशन हर एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो अच्छे से इस टॉपिक को पढ़िएगा और नोट्स बनाइएगा। देखिए ग्रेविटेशन क्या होता है। पृथ्वी जो वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, जिस फोर्स से खींचती है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन। आइए देखते हैं। देखिए 2 चीजें होती हैं, एक होता है मास, एक होता है वेट। ठीक है। मास जो होता है वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा होती है जो सभी जगह पे कांस्टेंट रहती है। चाहे वस्तु को आप कहीं भी रख दो, चंद्रमा पे ले जाओ, पृथ्वी के पोल्स पे ले जाओ, ये जो राशि होती है ना मास, ये सभी जगह कांस्टेंट रहेगी। दूसरा है हमारा वेट। वेट क्या होता है, वेट होता है ग्रह द्वारा पिंड पर लगाया गया फोर्स। ग्रह द्वारा पिंड पर लगाया गया फोर्स जो जी के साथ चेंज होता है। वेट जो है ना वस्तु का चेंज होता रहता है। पृथ्वी के पोल्स पे ले जाओ तो अलग वेट आएगा, है, पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर ले जाओ तो वस्तु का वेट अलग होगा, चंद्रमा पर ले जाओ तो वस्तु का वेट अलग होगा। दूसरी बात ये है कि जो द्रव्यमान होता है ना मास, ये होती है हमारी अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी। ये क्वेश्चन पूछा गया था एनपीसीआर नरोरा में। ठीक है। 4 ऑप्शन दिए थे जिसमें से हमें वेक्टर जो क्वांटिटी है वो निकालनी थी। ये आंसर उसमें था। तो ये होता है वेट जो होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। वेट हमारा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज ये है हमारी कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया वो क्या है। तो देखिए न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था वो दिया था कि कोई भी 2 पिंड जिनका द्रव्यमान m1, दूसरा पिंड m2, इसका जो द्रव्यमान है वो m2 है, इनके केंद्रों के बीच जो दूरी है ना वो माना मैंने r। इन दोनों पिंड के जो द्रव्यमान है m1 m2, उन दोनों पिंडों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, r मान लेना है। तो न्यूटन ने क्या कहा था, इन दोनों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण का फोर्स लगेगा ना वो क्या लगेगा, वो लगेगा हमारा इन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों का समानुपाती होगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। और दूसरी चीज क्या बताई इसने कि जो इन दोनों पिंडों के बीच फोर्स होगा वो इनवर्टली प्रोपोर्शनल होगा इसकी दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा।
ठीक है। अब मैं इस कांस्टेंट को हटाऊं, इस कांस्टेंट को मैं हटाऊं तो मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक कांस्टेंट राशि, इस समानुपाती स्थिरांक को मैं हटाऊं तो मेरे पास यहाँ पर एक कांस्टेंट राशि आएगी जो क्या होता है, जी। ठीक है। और इस जी की जो वैल्यू होती है ये होती है हमारी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। और इसकी जो विमा होती है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इसकी विमा क्या होती है, अक्सर क्वेश्चन एनपीसीएल में पूछ लिया जाता है। ठीक है। विमा आप निकाल सकते हो, अगर आपने 11th में फर्स्ट चैप्टर विमा निकालने का है, विमा आप निकाल सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज हमारा होता है, पृथ्वी जो वस्तुओं को जिस त्वरण से आकर्षित करती है ना, उसे क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जिसका प्रतीक होता है जी। इस त्वरण से पृथ्वी क्या करती है, वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो इस जी और इस जी में अपने को रिलेशन निकालना है, इस जी और इस जी में अपने को रिलेशन निकालना है। तो मान लीजिए मेरे पास ये है हमारी अर्थ। ठीक है। अर्थ है, इसके ऊपर कोई वस्तु पड़ी है m द्रव्यमान, और अर्थ का जो द्रव्यमान है वो m। इसके केंद्र, इस वस्तु के केंद्र और अर्थ के केंद्र के जो बीच की दूरी है वो है r। ठीक है। लगभग पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर है। ठीक है ना। ये वस्तु इस पृथ्वी से बहुत छोटी है तो ये दूरी जो होगी ये क्या होगी, लगभग पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर। तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा गुरुत्वाकर्षण का, न्यूटन के नियम के अनुसार क्या लगेगा, इस वस्तु का वेट, इस वस्तु का द्रव्यमान, वेट नहीं है द्रव्यमान है, द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान और इन दोनों के बीच की दूरी यानी पृथ्वी की त्रिज्या का वर्ग का स्क्वायर का द्रव्यमान। दूसरी चीज, ये तो हो गया गुरुत्वाकर्षण का फोर्स न्यूटन के अनुसार। और पृथ्वी जो इस वस्तु को आकर्षित कर रही है वो किस प्रकार से, इन दोनों की, पृथ्वी किस फोर्स से इस वस्तु को आकर्षित कर रही है, वो कर रही है इसका वेट और पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है। तो इस F की जगह मैं mg रख देता हूँ, इस F की जगह मैंने mg रखा तो क्या आएगा मेरा mg। ठीक है। ये m द्रव्यमान m से कट जाएगी, क्या बचा मेरे पास, G इक्वल टू G/m/r²। तो ये जो गुरुत्वीय त्वरण है किस किस पे निर्भर कर रहा है, एक तो पृथ्वी के मास पे और एक पृथ्वी के रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है। अब तीसरी चीज हमारे पास क्या है, तीसरी चीज देखिए, ये क्वेश्चन इससे बनता है कि कोई भी दो वस्तु है, एक बड़ी वस्तु है एक छोटी वस्तु है ना, और इन दोनों को मैं समान हाइट, ये पृथ्वी की सरफेस है, इन दोनों की हाइट सेम है पृथ्वी की सरफेस, इसकी भी h है और इसकी भी h। इन दोनों को मैं सॉरी, इन दोनों को मैं छोड़ूं तो ये किस त्वरण से पृथ्वी पर आएगा, क्या इसका त्वरण ज्यादा होगा या इसका त्वरण ज्यादा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इन दोनों का जो त्वरण है ना वो सेम होगा, क्योंकि जी की जो वैल्यू है ना कम ऊंचाइयों के लिए सेम होती है, ये ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं है, ये पृथ्वी से कम ही ऊंचाई पे है, तो जी की वैल्यू है ना दोनों के लिए सेम रहेगी। ठीक है। तो ये दोनों समान त्वरण से गिरेंगे। और दूसरी बात कि जो है ना दो वस्तुएं हैं, एक छोटी है एक बड़ी है, इसका द्रव्यमान ज़्यादा है, इसका द्रव्यमान कम। इनको मैं किसी ऊंचाई से छोड़ूं, तो कौन सी वस्तु पहले पृथ्वी पे आएगी, कौन सी वस्तु पृथ्वी पे आएगी, ये आपका क्वेश्चन बनता है। कौन सी वस्तु पृथ्वी पे आएगी, तो आप देखोगे कि आप सोचोगे बड़ी वस्तु को पृथ्वी पे जल्दी आना चाहिए क्योंकि इसमें जो है इसका जो मास है ये ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं। एग्जामिनर जी क्वेश्चन पूछता है ना
क्या होता है कि अगर यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो ना, ये पृथ्वी का सरफेस है, यहाँ पे वायुमंडल है हमारे, जिसमें गैसेस वगैरह सब चीज़ें पाई जाती है ना। अगर ये यहाँ का वायुमंडल हटा दूँ मैं और यहाँ पर वैक्यूम बन जाए, यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो जाए, फिर मैं इन दोनों को वस्तुओं को छोड़ूं, तो ये वस्तुएं ना सेम समय पर पृथ्वी के सरफेस पे, और एग्जामिनर क्वेश्चन यही सोच के मानता है कि बड़ी वस्तु है, बड़े द्रव्यमान की वस्तु और बड़े द्रव्यमान की वस्तु और छोटे द्रव्यमान की वस्तु को मैं किसी ऊंचाई से छोड़ूं, सेम ऊंचाई से छोड़ूं, तो कौन सी वस्तु पहले सरफेस पे आएगी, तो दोनों सरफेस पे एक ही साथ आएगी। दोनों को जो सरफेस पे आने में समय लगेगा ना, वो एक ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वायुमंडल का रेजिस्टेंस नहीं है, वैक्यूम है यहाँ, है ना। और दूसरी चीज ये है कि जो अपना जो वायुमंडल होता है ना पृथ्वी का, उसका कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो इसीलिए ये आगे पीछे आती है। लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा वो यहाँ पर वैक्यूम मानकर ही पूछेगा, तो अपने को आंसर लगाना है कि दोनों सेम समय पे पृथ्वी की सतह पे आएगी। ठीक है, ये क्लियर है ना। अगली चीज हम देखेंगे कि जो है पृथ्वी और चंद्रमा पर वस्तु को ले जाएंगे तो उनके भार में किस प्रकार का चेंज होगा, यानी किसी चीज को पृथ्वी किस प्रकार से लव करेगी और चंद्रमा किस प्रकार से लव करेगी, ये अपने को आज समझना है। तो देखिए, अपना जो जी था ना, वो क्या था, Gm/r²। ठीक है, अब पृथ्वी का जो मास होता है चंद्रमा के मास से अधिक होता है, तो एब्सोल्युटली क्या होगा, पृथ्वी के जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा वो चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण के मान से अधिक होगा। ठीक है, तो किसी वस्तु को मैं पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाऊं तो उसके भार में क्या परिवर्तन होगा कि जो ये तो बड़ा होगा इससे, तो कितना बड़ा होगा कि जो चंद्रमा पे जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा वो होगा पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण मान का 1/6। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि अपने को क्या करना है, भार ज्ञात करना है। मैं 12 kg की कोई वस्तु है, इसको मैं क्या करूं, इसको मैं अर्थ से ले जाऊं, मैं मून पे, अर्थ से मैं मून पे लेंगे इसको, तो इसका भार कितना हो जाएगा, तो देखिए अर्थ से मून पे ले गया तो क्या होगा, मून पे इसका भार होगा इसका द्रव्यमान इंटू मून पे इसका गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, ये जो द्रव्यमान है मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, मास वस्तु का हर जगह सेम होता है, आप चाहे चंद्रमा पे ले जाओ, आप उसको पृथ्वी के पोल पे ले जाओ या भूमध्य रेखा पे ले जाओ, तो ये किस प्रकार चेंज हो रहा है, ये अपन ने देखा है कि जिसकी जो वैल्यू होती है ना, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 है। ठीक है, तो इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण बटा 6। ठीक है, इसका भार कितना दे रखा है पृथ्वी पे, ये भार तो हो गया पृथ्वी 12 kg, इसको मैं 6 से डिवाइड करूंगा ना, 2 kg आ जाएगा। यानी किसी भी वस्तु का भार दे रखा हो पृथ्वी पे, तो मैं उसको 6 से डिवाइड करता हूं तो उसका भार आ जाएगा चंद्रमा। ठीक है, ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट। अगला है हमारा कि किसी भी वस्तु को मैं पृथ्वी से h ऊंचाई पे ले जाऊं या d गहराई पे ले जाऊं, पृथ्वी की गहराई पे ले जाऊं या h ऊंचाई पे ले जाऊं, तो उसके गुरुत्वीय त्वरण में कैसे परिवर्तन होगा, ये हम देखते हैं। तो उसके लिए आपको डायरेक्टली सूत्र याद करना है, हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, समझाऊंगा तो टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा। तो क्या होता है, Gm/r+h²। ठीक है, किसी भी वस्तु को मैं पृथ्वी से h ऊंचाई पे है,
तो उसका गुरुत्वीय त्वरण कम होगा कि ज़्यादा होगा। और किसी भी वस्तु को मैं, ये पृथ्वी की रेडियस है, इसको मैं यहाँ तक ले जाऊँ, डी गहराई पे ले जाऊँ, और यहाँ पे एच ऊंचाई है, तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन होगा। अच्छा, इससे पहले हम एक चीज और देख लेते हैं, एक चीज हमारी छूट गई थी, वो है कि कोई भी पेंडुलम है, तो पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है हम जानते हैं, T = 2 पाई रूट लेंथ ऑफ पेंडुलम, जो धागे से बंधा उसकी लेंथ, और गुरुत्वीय त्वरण जी की। और इस जी की जो वैल्यू होती है वो होती है 9.8 इंटू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 9, जो लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होती है। एग्जाम में ये भी मैंने छूट गया था, है ना, तो आप लिख लीजिएगा इसको। वैसे सबको पता होगा, इसकी वैल्यू कौन नहीं जानता यार। तो पेंडुलम का आवर्तकाल जो होता है वो होता है 2 पाई रूट L/G। तो भाई इस पेंडुलम को मैं, आवर्तकाल क्या होता है, देखिए ये पेंडुलम है कोई, ठीक है, इसको मैं यहाँ ले जाके यहाँ से मैं छोड़ता हूँ, इसको मैं यहाँ ले जाके यहाँ से छोड़ता हूँ, तो ये क्या करेगा, इस प्रकार से मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ और वापस यहाँ, ठीक है, पूरा एक जो दोलन करेगा नहीं है, इसमें जो टाइम लगता है उसको क्या करते हैं, आवर्तकाल करते हैं, ठीक है। ये होता है इसका टाइम पीरियड। तो मैं इस पेंडुलम को मैं पृथ्वी से चंद्रमा पे ले जाऊँ, तो इस पेंडुलम के आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमको पता है कि अभी मैंने बताया था, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण से ज़्यादा होता है। तो चंद्रमा पे मैं इसको ले जाऊंगा, तो ये जी की वैल्यू जो क्या होगी, कम होगी, ये कम होगी। किसी चीज में मैं कम संख्या का भाग दूंगा तो ज़्यादा मान आएगा, या ज़्यादा संख्या का भाग दूंगा तो ज़्यादा मान आएगा। तो मैं, ये कम होगी, कम संख्या का मैं भाग दूंगा किसी चीज में, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसकी, ठीक है। इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी तो क्या होगा, पृथ्वी से चंद्रमा पे ले जाऊंगा किसी पेंडुलम को, तो उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। आवर्तकाल बढ़ने का क्या मतलब है कि पहले तो इसको टाइम लग रहा था, मान लीजिए 6 सेकंड, 6 सेकंड इसको टाइम लग रहा था एक दोलन पूरा करने में, यहाँ से यहाँ और वापस यहाँ जाने में 1 सेकंड लग रहा था। तो अब क्या हो गया, टाइम पीरियड बढ़ गया, ठीक है ना। तो 6 सेकंड की जगह इसको लगने लग गया 10, यानी ये धीरे धीरे इसकी जो दोलन करने की गति है वो क्या हो जाएगी, धीरे हो जाएगी। ये पेंडुलम वाला चैप्टर हम अलग से टॉपिक में पढ़ेंगे, इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इसको हम अलग टॉपिक पढ़ेंगे। भी हम ये पढ़, ये टॉपिक चीज क्लियर है ना। देखिए, किसी भी भाई को किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो ना, तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप भेज सकते हैं। मैं डी गहराई पे किसी वस्तु को ले जाता हूँ, उसके त्वरण में क्या परिवर्तन होगा, और एच ऊंचाई पे ले जाता हूँ तो उसके त्वरण में क्या परिवर्तन होगा। तो दोनों में स्थिति में है ना, त्वरण घटेगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, दोनों स्थिति में घटेगा। इस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं कि ये जो जी है इसमें से कुछ मात्रा घट रही है, तो क्या होगा, घटेगा। दूसरी बात ये है कि कौन तेजी से घटेगा और कौन देर से घटेगा। तो यहाँ देखिए, एक में से यहाँ पे 2 गुना हो रहा है, एक में से बड़ी संख्या घट रही है तो उसकी वैल्यू कम होगी, तो ये तेजी से घटेगा और ये स्लोली घटेगा, जैसे जैसे नीचे जाएगा ये स्लोली। अब दूसरी चीज ये है कि किसी वस्तु को मैं पृथ्वी के केंद्र पे रख दूं, यहाँ रख दूं, तो इसके गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा। तो ये देखिए, मैं यहाँ से यहाँ ला रहा था तो घट रहा था, अब यहाँ से यहाँ लाऊंगा मैं अगर, तो ये डी की वैल्यू बढ़ेगी, है ना। फिर यहाँ लाऊंगा तो डी की वैल्यू फिर और ज़्यादा बढ़ेगी। अंत में मैं यहाँ लाऊंगा तो डी की वैल्यू किसके बराबर जो हो जाएगी, हमारे पृथ्वी की रेडियस के बराबर, आर के बराबर हो जाएगी। डी की वैल्यू को मैं देखिए, डी की वैल्यू को मैं आर के बराबर रखूँगा,
1 माइनस आर अपॉन आर, यानी इसका मान हो गया 1। 1 में से 1 गया तो 0। पृथ्वी के केंद्र पर घूमते त्वरण क्या होगा, 0 हो जाएगा। और किसी वस्तु का वेट क्या हो जाएगा पृथ्वी के केंद्र पे, m इंटू जी होता है, जी की वैल्यू 0 हो गई तो वेट भी 0 हो जाएगा। ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि अच्छा, इसकी कुछ क्वेश्चन बचेंगे, वो क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ से करवा दूंगा, है ना। अभी आप कंसेप्ट देख लीजिए, ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट में क्वेश्चन जो जो भी बनते हैं, अब ये कंसेप्ट है, क्वेश्चन इनसे जो भी बनेंगे ना, वो मैं पीडीएफ में आपको पीडीएफ से पढ़ा दूंगा, है ना। ये तो हो गया हमारा ऊंचाई और गहराई पे जाने पे गुरुत्व के त्वरण के मान में परिवर्तन। एक और होता है हमारा पृथ्वी के आकार के कारण गुरुत्व त्वरण में परिवर्तन। हम सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है ना, कुछ इस प्रकार से है। चित्र मेरे से सही बनता नहीं है, ठीक है, तो आप ओनली समझ लेना, मेरे से चित्र सही बनता नहीं है ना। ये देखिए, कुछ चपटी है पृथ्वी ना। इसकी जो ये वाले है ना, ये पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और ये वाली रेखाएं होती है, वो होती है भूमध्य रेखा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ की जो रेडियस है ना, ये वाली रेडियस देखिए, ये वाली रेडियस है ना पृथ्वी की, पोल वाली रेडियस, और ये वाली रेडियस क्या है, भूमध्य वाली रेखा वाली रेडियस। तो ये वाली रेडियस इस वाली रेडियस से ज़्यादा होती है। ये रेडियस आपको दिख रही होगी, ये ज़्यादा है, ये कम है। यानी मैं किसी वस्तु को पृथ्वी के केंद्र से कहाँ ले जाऊँ, इसके पोल की तरफ ले जाऊँ, तो जी के मान में क्या परिवर्तन होगा, या उसके बार में क्या परिवर्तन होगा। और भूमध्य रेखा की तरफ ले जाऊँ तो इसके जी गुरुत्व त्वरण के मान में क्या परिवर्तन होगा, और भार के मान में क्या परिवर्तन होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, हमने क्या देखा था, जी की जो वैल्यू होती है वो होती है G/m/r²। ये तो कांस्टेंट है, और ये जो क्या है पृथ्वी का द्रव्यमान है, ये भी कांस्टेंट हो गया, है ना। सॉरी। देखिए, आर की वैल्यू कहाँ पे कम है, पोल पे कम है, ठीक है। तो इस आर की जगह में आर पे लिख देता हूँ। और एक है हमारा, ये तो पोल वाला हो गया, पोल पे क्या हुआ, गुरुत्व त्वरण का मान ये हो गया, और ये भूमध्य रेखा पे हो गया। देखिए, इन दोनों का कंपैरिजन कीजिए। ये जो है ना, इससे छोटी संख्या है, यहाँ मैंने दिखाया था, ये इससे छोटी संख्या है, इसका मैं किसी संख्या, छोटी संख्या का मैं किसी संख्या में भाग दे दूँ तो उसका मान क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। और बड़ी संख्या को भाग दूंगा तो इसकी कंपैरिजन में इसका मान कम आएगा। तो ये वैल्यू मेरी क्या हो गई, ज़्यादा हो जाएगी, और ये वैल्यू मेरी कम हो जाएगी। तो ध्रुव पे जो गुरुत्व का त्वरण मान, ध्रुवों की ओर जाते हैं ना, तो गुरुत्व त्वरण का मान क्या होगा, बढ़ेगा, और वो मध्य रेखा की तरफ जाएंगे तो घटेगा, क्योंकि यहाँ पे दूरी कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। और इसी प्रकार वेट पूछ ले तो वेट भी क्या होगा, ध्रुवों पर बढ़ेगा, और भूमध्य रेखा पे वेट इसका क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। दूसरी चीज, एक और तरीके से गुरुत्व त्वरण का मान परिवर्तन होता है, वो होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पृथ्वी के घूर्णन के कारण किस प्रकार से परिवर्तित होगा, ये अपने को देखना है, ठीक है ना। तो एक चीज मेरी और छूट गई है, यहाँ पे मैं टॉपिक यहाँ पे लिख के लाया हूँ, एक टॉपिक और छूट गया अपना, वो देख लेते हैं पहले। हाँ, किसी वस्तु का जो द्रव्यमान चेंज होता है पोलर पे और भूमध्य रेखा पे ले जाने पे, वो तो हमने देख लिया है। और हमें देखते हैं कि जो पेंडुलम होता है उसका आवर्तकाल टाइम पीरियड किस प्रकार से चेंज होता है। तो देखिए, मैंने पहले बताया था, ये होता है हमारा टाइम पीरियड (L). ध्रुवों की ओर ले जाएंगे तो जी का मान बढ़ेगा, जी की वैल्यू बढ़ेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, घटेगा। जी की वैल्यू बढ़ेगी तो इसका वैल्यू क्या होगा, घटेगा। तो क्या होगा, टाइम पीरियड घट जाएगा, यानी कि वो तेजी से गति करने लगेगा।
टाइम पीरियड घट जाएगा तो वो तेज़ी से गति करेगा ना भाई। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं कि टाइम पीरियड घट गया तो वो स्लो हो जाएगा। स्लो नहीं होगा, टाइम पीरियड घट गया तो वो एक चक्कर जल्दी पूरा करेगा, ठीक है ना। तो ध्रुवों पर तो टाइम पीरियड क्या हो गया, बढ़ गया, और नहीं, ध्रुवों पर टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और भूमध्य रेखा पे टाइम पीरियड इसका बढ़ जाएगा, ठीक है। ये चीज अपनी क्लियर हो गई। ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, नोट कर लीजिएगा इसको ना। और एक चीज और होती है हमारी जी के मान में परिवर्तन, एक और होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पृथ्वी के घूर्णन के कारण किस प्रकार से चेंज होगा, वो होगा जी डैश, यानी ध्रुव या पोल मान लो, जी डैश पे ध्रुव या भूमध्य रेखा पर जी डैश का मान और पृथ्वी के घूर्णन त्वरण का रियल मान, ये होगा हमारा ओमेगा स्क्वायर आर कोस लैम्डा। ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्या है यहाँ पे, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ है ना, और आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, और ये जो है अक्षांश का कोण है, लैम्डा क्या है, अक्षांश का कोण है। तो हम देखेंगे कि ध्रुवों पर ये चीज याद रखनी है कि ध्रुवों पर इसका जो वैल्यू होता है ना, अक्षांश कोण का मान, ध्रुवों पर क्या होता है, ध्रुव यानी पोल पर क्या होता है, 90 डिग्री होता है, और भूमध्य रेखा पर इसका मान क्या होता है, ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है, ध्यान रखना है ना, 0 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ जी डैश मैं पोल पे निकालूं, जी डैश यानी घूर्णन त्वरण का मान ध्रुव पर, तो क्या होगा, लेमडा का मान कितना होगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री में याद रखूंगा कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है, यानी कि पोल पे घूर्णन के कारण कितना होगा, ये तो 0 हो गया, ये क्या होगा, जी के बराबर हो गया, यानी पृथ्वी के रियल घूर्णन त्वरण के बराबर हो गया। दूसरी चीज, भूमध्य रेखा पे देखूंगा, भूमध्य रेखा पे देखूंगा तो जी माइनस भूमध्य रेखा पे मान इसका 0 है तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर, कोस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो इस जो रियल वाला है ना, इसमें से कुछ संख्या मेरी क्या हो रही है, कुछ वैल्यू घट रही है, तो ये क्या होगा, कम होगा, यानी कि पोल पे तो ज़्यादा होगा और ध्रुव पे। कुल मिला के बात यह है कि घूर्णन त्वरण का मान ध्रुव पे ज़्यादा होता है, चाहे वो पृथ्वी के आकार के कारण हो, चाहे पृथ्वी के घूर्णन के कारण हो। बस ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है कि ध्रुव पर 90 डिग्री होता है अक्षांश कोण का मान, और भूमध्य रेखा पे 0 डिग्री होता है, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा, प्लाइन वेग। अगला टॉपिक क्या है हमारा, प्लाइन वेग। प्लाइन वेग से पहले कुछ छूट रहा है क्या, प्लाइन वेग से पहले कुछ नहीं छूट रहा है, ठीक है। प्लाइन वेग क्या होता है भाई, प्लाइन वेग होता है, प्लाइन जो वेग होता है ना, वो क्या होता है कि भी कोई भी वस्तु जिस वेग, इस प्रकार का उसको वेग दिया जाए, इस प्रकार का उसको वेलोसिटी दिया जाए कि वो पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण होता है ना, उसको पार कर जाए, वो होता है प्लाइन वेग, ठीक है। तो पृथ्वी का जो प्लाइन वेग होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा √2g r, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यानी इस वेग से मैं किसी वस्तु को पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर फेंकूं तो ये वापस पृथ्वी पर लौट के नहीं आएगी, यानी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाएगी। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर इस वेग से मैं फेंक दूँ किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से। दूसरा होता है हमारा कक्षीय वेग। कक्षीय वेग क्या होता है, √gr, ठीक है ना। तो इसका क्वेश्चन हमारे पास पूछता है कि कक्षीय वेग और प्लाइन वेग में संबंध बताइए। तो प्लाइन वेग कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। यहाँ देखिए ना, इसको अलग कर लीजिए, √2 को अलग कर दीजिए, √gr को अलग कर लीजिए, तो √gr की जगह मैंने क्या रख दिया, कक्षीय मान रख दिया, इसका मान हो गया ये। तो ये था हमारा गुरुत्वाकर्षण से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और इसके जो क्वेश्चन ये फैक्ट मैंने आपको बताए हैं ना, थ्योरीज मैंने आपको समझाई। अब इनसे जो क्वेश्चन बनेंगे ना, वो मैं आपको PDF बना के उसका वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं।
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर एनपीसीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर एग्जाम में आपके एनपीसीएल को ये क्वेश्चन आपसे भिड़ेगा, ये क्वेश्चन आपसे 100% भिड़ेगा ना। इस टॉपिक से आपसे ये क्लियर कर दिया मैंने आज, और एक वीडियो और प्रोवाइड करा दूंगा, उससे आपकी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो थैंक यू, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल।